हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कल्चर पे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो तभी आप इस लेक्चर को शुरू करना। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आपको इस लेक्चर को देखना है। ये लेक्चर बड़ी मेहनत से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक बार आप इसको अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको फिर बार-बार इस टॉपिक पे पढ़ने का, इसको याद करने के लिए आपको अलग-अलग सोर्सेज़ को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका ये टॉपिक इसमें बहुत ही अच्छे से कवर करवाने की कोशिश की गई है और बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में इसको बनाया गया है। आप इसको जब लेक्चर को देखो तो इस तरह से देखो कि हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, अगर आपको लगेगा कि मैंने कहीं पे सही नहीं बताया है, आपका इस पे कुछ ऑब्जेक्शन होगा, तो आप वो टेलीग्राम में या इस लेक्चर के ही कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं आपको डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, अब ज़्यादा इस पे टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पॉलिटिकल कल्चर का नाम जब भी लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करें, कैसे इसको समझें। आप बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अगर कोई क्वेश्चंस आएगा उसके लिए इतना समझिए कि पॉलिटिकल कल्चर का जब भी आएगा वो हमारी जो एक सोसाइटी की कल्चर है, पूरे समाज की जो एक संस्कृति है उसका एक भाग है। उसका कौन सा भाग है? केवल पॉलिटिकल वाला भाग है। एक समाज में हमारा रहना, खाना पीना, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें जो है, रिचुअल्स है, मैरिज की जो प्रैक्टिसेज है, वो सारी चीज़ें कल्चर बनाता है। उसी कल्चर में जो हमारा वोट डालने का, या पहले तो था कि किंग, जो मोनार्की था तो उसमें किंग का जो रूल था उसको एक्सेप्ट करने का, उसको उसका प्रोटेस्ट करने का, हर टाइम में जो भी लोगों की गवर्नेंस से रिलेटेड रहा है, रूल से रिलेटेड रहा है, रूल करने वाले, रूल होने वाले, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, वो जो हमारे समाज की जो संस्कृति है उसके पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है वो बोला जाता है। तो यहाँ पॉलिटिकल कल्चर का है कि हम कैसे पॉलिटिक्स को देखते हैं, पॉलिटिक्स को हम प्रभावित करते हैं और कैसे पॉलिटिक्स से हम प्रभावित होते हैं। ठीक है? दोनों वे में ये पॉलिटिकल कल्चर की जितनी भी एक्टिविटी है, राजनीति से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो पॉलिटिकल कल्चर को बनाते हैं। ठीक है? इस वर्ड का जो है यूज़ है, वो पहली बार है वो 1956 में आमंड ने किया था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें लिखा था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। एक जर्नल आती थी यूएसए में इन्होंने ये अपना, यूएसए में ये रिसर्च कर रहे थे। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे या उनके साथ में काम करने वाले थे या जूनियर थे इनके। तो आपको अलग अलग नाम मिलेगा जिसमें आमंड के साथ में काम कर रहे हैं। उसमें सिडनी वर्बा है, कोलमैन है। आपको उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि उनका एडिटेड वॉल्यूम आया था, ये अलग अलग एरिया पे जाके रिसर्च करते थे। तो इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले इसका बेसिक जो है या बैकग्राउंड है वो ये है। आप जानते हो कि मॉडर्न पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर में आता है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम पढ़ते हैं तो पहले आता है कि ट्रेडिशनल था, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल, लीगल, फिलोसफिकल। तो इससे पहले जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम की स्टडी नहीं करते थे। हम कंपैरेटिव का मेथड लेते भी थे तो हम क्या लेते थे उसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच होती थी। एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कंट्री से स्टडी कर रहे हैं। लीगल सिस्टम होता था, एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरी कंट्री से कर दिया, इंस्टीट्यूशन में हो गया आपका। एक कंट्री की पार्लियामेंट है या लॉ मेकिंग बॉडी है, उसका दूसरी कंट्री की लॉ मेकिंग बॉडी से हम जो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे। अब ईस्टर्न और आमंड, ये जो थिंकर्स आए, उन लोगों ने जो पॉलिटिक्स की जो स्टडी है उसमें स्पेशली बिहेवियरलिज्म के बाद में, व्यवहारवाद के बाद में, जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स है उनको छोड़कर ये मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट करने लग गए। और उसमें से ये एक पॉलिटिकल कल्चर उसका पार्ट है। इन लोगों ने इस पे भी ध्यान दिया कि आप केवल इंस्टीट्यूशन या वहाँ का जो लीगल सिस्टम है उस पे ध्यान मत दीजिए, आपको इसके साथ साथ में किस चीज़ पे ध्यान और देना चाहिए। तो उसमें से उन्होंने बताया कि हम सोसाइटी का, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम स्टडी करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि लोग, सिस्टम, उनका इंस्टीट्यूशंस ठीक है, लोग कैसे वहाँ पे सोचते हैं। तो इस वर्ड का अगर सबसे पहले यूज़ आएगा तो आपको लिखना है 1956 में। अगर बुक पूछ लिया जाए या आर्टिकल पूछा जाए तो आपको लिखना है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इस पे ध्यान देना है। ठीक है? ये जो आइडिया था वो कहाँ से आया? तो इससे पहले जो स्टडी हो रही थी एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में, वहाँ से आमंड ने ये आइडिया लिया। और आमंड का गुरु बोल सकते हो, जो जिससे ये इन्फ्लुएंस था, वो सोशियोलॉजिस्ट है टालकोट पार्सन। तो पार्सन के जो आइडिया थे उससे ये प्रभावित थे उनकी स्टडी से, तो उन्होंने लिया। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है
टालकोट पार्सन से रिलेटेड या तो आएगा आपका कि आलमंड किससे इन्फ्लुएंस थे, या उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल का जो थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में वो किससे लिया। तो आप ये जो थिंकर है इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है? पहला एक सब कल्चर है मैन कल्चर का, जो हमारा एक सोसाइटी में पूरा सोसाइटी कल्चर होती है अलग अलग, उसमें से एक पॉलिटिकल जो पार्ट है उसको अलग कर देंगे, वो पॉलिटिकल कल्चर बन गई। ये वर्ड का यूज सबसे पहले आमंड ने किया 1956 में किया है। टालकोट पार्सन से इन्होंने ये आइडिया लिया है, ये उनसे प्रभावित थे। अब आता है एक बुक लिखा गया 1963 में, और बुक का क्या नाम है? द सिविक कल्चर। ये पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी में एक पाथ ब्रेकिंग काम था। ये 2 लोगों ने मिलकर किया, जिसमें गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा है। इससे पहले भी आमंड की जो अपनी खुद की बुक है, जो ये लेख लिखा है, उसमें उन्होंने अलग-अलग टाइपोलॉजी बताया था। लेकिन ये जब बुक आ गई, और ये बुक है वो अलग-अलग 5 कंट्रीज़ की स्टडी से लिखा गया। उनका जो फाइंडिंग था उसके बेस पे लिखा गया। तो पॉलिटिकल कल्चर के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, वो एग्ज़ाम में आती रहती है। वो आपको अलग से अगर आप कहोगे तो प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे केवल समझने के लिए मैंने एक ही इनकी बुक से जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे रखी है। अलग-अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी अलग-अलग डेफिनेशंस दी है। इनके हिसाब से जो डेफिनेशन है वो ये है, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही आती है। द ओरिएंटेशन एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स वेरियस पार्ट्स एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द रोल ऑफ द सेल्फ इन द सिस्टम। इसको समझिए। इसमें ना आपको कोई भी डेफिनेशन है वो बहुत मुश्किल होता है याद करना, लेकिन इसमें से आपको कीवर्ड जो है वो पकड़ना पड़ेगा। अब ओरिएंटेशंस एंड एटीट्यूड, ये 2 चीज़ें आपको, ओरिएंटेशन का होता है झुकाव आपका, है ना? ओरिएंटेशन से समझते ही हैं कि क्या ओरिएंटेशन है, हम बोलते रहते हैं बार-बार। तो उनका जो झुकाव है, और एटीट्यूड, एटीट्यूड ये नहीं कि अरे ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है, दिखा रही है। एटीट्यूड का यहाँ पे आपका नज़रिया, ठीक है? तो यहाँ पे जो झुकाव या आपका नज़रिया है राजनीतिक जो प्रणाली है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको लेके क्या है? क्या आप उसको अच्छा मानते हैं, या उसका आप क्रिटिक करते हैं तो आप उसकी बुराई करते हैं, उसमें कमियां देखते हैं, या आपको उसके बारे में नॉलेज है, या आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है? ये आपका एटीट्यूड या ओरिएंटेशन शामिल है। ओरिएंटेशन झुकाव हो गया, आप उससे उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है, नहीं है, ना कैसा आप उससे लगाव रखते हैं। एटीट्यूड हो गया कि किस वे से आप देखते हैं। अगर सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है तो आप पॉजिटिव वे से देखेंगे, अच्छा नहीं कर रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो इसलिए तो अलग-अलग पॉलिटिकल सिस्टम बने हुए हैं। इसके साथ-साथ में क्या है? इट इज़ वेरियस पार्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड द रोल ऑफ द सेल्फ इन द सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम एक है, उसके अलग-अलग जो पार्ट्स हैं, उसके अ, उसके प्रति हमारा ओरिएंटेशन और एटीट्यूड कैसा है? साथ-साथ में हम अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? जो सेल्फ है, स्वयं है, उसमें क्या उसकी भूमिका है? क्या आप इम्पोर्टेंट अपने आप को समझते हैं, या आपको समझते हैं कि हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये सारी चीज़ें। अब फ़र्क पड़ने का कैसे बोल रहे हैं कि कुछ सिस्टम है, जैसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वहाँ पे पॉलिटिकल भूमिका इंसान की नहीं होती है, एक इंडिविजुअल की। एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया देख लीजिए अभी के लिए। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप इससे समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे, या ऑप्शन आएगा, एमसीक्यू आएगी, तो आप उसको आराम से बता सकते हो कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होती है। ये डेफिनेशन को मैं ब्रेक डाउन करके शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, अलग-अलग हिस्सा इसका आपको, कि कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आप इसके रूट को पकड़ लोगे, तो आप आराम से कर दोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम जो आर्टिकल लिखा वही पूछेंगे, क्योंकि फैक्चुअल के साथ-साथ में कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। ये बात मैं बार-बार बोलता रहता हूँ। अब आपके दिमाग में आ सके कि किन चीज़ों से बनती है, क्या-क्या इसमें, क्या-क्या इसके डायमेंशंस हैं। तो इसमें एक है सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। एक कंट्री के अंदर ही ये स्टडी होती है, एक कंट्री के लोग हैं, वो अपने सिस्टम को कैसे देखते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटियन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो एक स्टेट का, एक देश की स्टडी है। तो इसमें लोग हैं, वो अपना एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं। क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल कल्चर को जब एक्सरसाइज़ करेंगे किसी भी कंट्री में, तो कोई न कोई हमारे सामने एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा। वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? गवर्नमेंट होती है, देश का चलाने का एक ढांचा है वो। तो उसका एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी हमारे में आती है कि हम इस देश के हैं, तो वो हमारे में कमज़ोर है या मजबूत है, ये पॉलिटिकल कल्चर का एक भाग है, डायमेंशन है। ना कई लोग हैं वो अलग देश की अपनी माँग करते हैं देश के अंदर ही, तो उसका एक अलग उनमें नेशनल आइडेंटिटी है उनकी। या कुछ लोग हैं जो एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग हैं वो पूरा क्लेम करते हैं। तो एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी होने होता है उसमें। रोल ऑफ द सेल्फ इन द पॉलिटिकल सिस्टम, खुद के योगदान इंसान के, इंडिविजुअल के सेल्फ से ये रिलेटेड होता है। या तो वो भाग लेता है या नहीं लेता है। इंडिया है उसमें लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग में इसमें भाग ले रहे हैं, तो चाइना है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर बनाता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलो सिटीजन, इसमें नेशनल आइडेंटिटी की बात किया तो राष्ट्र किससे बनेगा? इन लोगों से बनेगा। इसमें केवल एक बात, एक इंसान की बात नहीं, वो देखता है कि नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनेगी?
लोगों से बनेगी। लोगों में क्या है, एक फीलिंग ऑफ वननेस है। तो इसमें वो भी एटीट्यूड है कि वो अपने फेलो सिटीजन्स को, जो साथ के नागरिक है, उनको वो कैसा दिखता है। अगर उनको वो हेट कर रहा है तो वो डिवीजन आएगा। अगर लोगों को वो एक कंट्री का, एक नेशन का पार्ट मान रहा है, तो वहाँ पे नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये अलग अलग इसका पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइनिंग फैक्टर है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। उसका ये भी अपेक्षाएं रहती है कि सरकार कैसे काम करती है। अगर अच्छा काम करती है, लोगों जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अगर अच्छा काम नहीं करती है तो लोग हैं उसका विरोध करते हैं। इसके साथ साथ में नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल कल्चर का ये एक पार्ट है कि जो लोग हैं उनको राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उसके बारे में कितनी जानकारी है, कैसे कानून बनता है, कैसे लागू होता है। अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो एक अलग पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कल्चर का भाग, लेकिन वो अलग पॉलिटिकल कल्चर टाइप में आएगा। अगर ज़्यादा एक्टिव है तो वो अलग टाइप में आएगा। ये जो डायमेंशन है इनकी वो स्टडी करते हैं कि जो ये आमन और वर्बा ने अपनी बुक में बताया है कि एक पॉलिटिकल कल्चर के क्या-क्या डायमेंशंस है, ठीक है? अब ये डायमेंशंस आपके एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा इसका आइडिया नहीं, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि एक पॉलिटिकल कल्चर के कैसे बनती है, क्या-क्या चीज़ें उसमें शामिल है, ठीक है? आप इस जो पेज है इससे आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये वर्ड पहली बार कब यूज़ किया गया और द सिविक कल्चर है, इस नाम से ये बुक लिखा गया है 1963 में, जिसके द्वारा आमंड और सिडनी वर्बा के द्वारा। आमंड ने ये जो आइडिया है ये टालकॉट पार्सन से लिया है और उन्हीं से ये इन्फ्लुएंस था उनके स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो थ्योरी है वो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आने वाला सवाल है वो ये है, जहाँ से आता है, और बहुत ही आसान है। पता नहीं फिर भी क्यों बार बार कन्फ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बार गलत कराते हैं इसमें। आपको टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर में 3 कल्चर डायरेक्टली मिलती है, फिर 3 को वो एक प्लस करता है, तीनों का जो मिक्स रूप है वो 4th है। कहीं-कहीं आपको 6 कल्चर भी मिल सकता है, सिविक कल्चर को छोड़ के। जो ये 3 कल्चर हैं, इनका आपस में आप मिक्स कर दो, प्रोकियल प्लस सब्जेक्ट, वो एक कल्चर हो गई। और सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट मिल गई तो वो एक कल्चर हो गई। अब पार्टिसिपेंट एंड प्रोकियल मिल गई तो वो एक हो गई। तो 3 ये ओरिजिनल, 3 इनके मिक्स रूप है। तो यहाँ पे ऐसे आप करोगे तो 6 कल्चर कहीं पे लिखा होता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने बेसिकली जो स्टडी किया ब्रॉडर रूप में, उन्होंने 3 कल्चर का किया है और 4th कल्चर बन जाती है उनके जो फाइंडिंग है उस पे। पहला है प्रोकियल, प्रोचियल, प्रोकियल, ठीक है? आप जैसे इसको प्रोनाउंस करें, याद रखना है। ये हिंदी में बोलेंगे तो सीमित दृष्टिकोण, संकीर्ण दृष्टिकोण। ये किस लिए उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिमिटेड अवेयरनेस हो, कोई जानकारी नहीं है कि पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है वो क्या है, कैसे काम करती है। उनको राज्य का, स्टेट का या उनको गवर्निंग जो सिस्टम है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो पैरोकियल को याद करने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर हिंदी में लिखा है, हमें क्या लेना देना है। तो आप एक दिमाग में रखिए कि पैरोकियल आए तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हो जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि हमें इससे कोई अ, हमारा कंसर्न नहीं है। उनको खाने पीने की जो चीज़ मिल रहा है बस उसी से वो खुश है। पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है, जो दायरा है, उसकी ओर वो सोच ही नहीं रहे। वो इकोनॉमिकली सोचेंगे और दूसरे जो उनके रिलीजन प्रैक्टिसेस वो सब काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक या स्टेट है उसकी ओर नहीं। तो ऐसा जो सबसे लीस्ट एडवांस्ड जो सोसाइटी होगा उसमें देखने को मिलेगा। तो ये है ट्राइबल सोसाइटीज़ में आप मान सकते हो, ठीक है? या जो फ्यूडलिज्म था पहले, तो उसमें, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी सोसाइटी जहाँ पे अवेयरनेस है लोगों को, बट ज़्यादा लोग हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं। उनको ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है या वो इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन उनको पता है हाँ सरकार अच्छा कर रही है। कुछ नेशनल ऐसा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे है ना लोग चीयर करते हैं, उनको अच्छी नेशनल उनमें फीलिंग होती है। तो ऐसी राजनीतिक प्रणाली जहाँ पे पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी होती है लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, और वो सब कुछ जो उनके पॉलिटिकल क्लास है उसी पे छोड़ देते हैं। तो इसको यहाँ कह सकते हैं आप सब मालिक पे छोड़ दो कि हमें क्या सब बढ़िया हो रहा है, हमारा जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राजा है, जो प्रेसिडेंट है, जो जिसमें अथॉरिटी है, रूलर है, वो अपना खुद कर लेगा, अच्छा कर रहा है। वो डे टू डे लाइफ जो होता है डेमोक्रेसी में कि है ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, प्रोटेस्ट करना, ये भी एक है ना पॉलिटिकल एंगेजमेंट का ही पार्ट है। गवर्नमेंट पे दबाव बनाना, ऐसा वो सब कुछ नहीं करते हैं। तो पैरोकियल जब आएगा नाम तो आपको क्या रखना है कि हमें क्या लेना देना। सब्जेक्ट आएगा तो क्या रखना है कि सब मालिक पे छोड़ दो। सब्जेक्ट हिंदी में इसको ना प्रजाजन होता है कि एक राजा है। तो जब पहले आप याद करके देखो राजा महाराजा थे तो लोगों का कोई वोटिंग का पावर था ही नहीं, लोगों को कोई पार्टिसिपेशन होता नहीं था, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लोग एक सिटीजन नहीं है, सिटीजन जो है वो एक्टिव होते हैं, ये सब्जेक्ट है, ठीक है लोगों के लिए बोला गया।
थर्ड उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी सोसाइटी है वहाँ पे तो लोग बहुत वो अवेयर भी है कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम है उनका, और वो एक्टिवली इंगेज भी कर रहे हैं उसमें। वोट डालना, प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना, वहाँ पे प्रेशर ग्रुप भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं उनको कैसे याद रख सकते हो? पार्टिसिपेट नाम से ही आपको पता है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी वो किंग जो पॉलिटिकल पावर है वो भी वो ले सकता है, पॉलिटिकल जो पावर ले रहे हैं उनको वो बनाता भी है। तो ये अलग-अलग है। अब आपको इनको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं है आसान से नाम है फिर भी क्यों भूल जाते हैं। फोर्थ जो इनसे बनता है वो है सिविक कल्चर। ये जो बुक लिखते हैं तो उसमें बताते हैं कि इनका सबसे अच्छा क्या होगा कि सबको मिक्स कर दो, एक बैलेंस्ड मिक्स हो जाए तो वो एक जो है सिविक कल्चर बन जाएगा। वो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे लोग कल्चर और जो अपने इंस्टीट्यूशन है उनको सहमति भी दे रहे हैं, खुद एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। ये एक मिलके एक सिविक कल्चर का एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। आप यहाँ पे बस इतना याद रखो, सिविक कल्चर आए तो क्या है कि जो उन्होंने 3 बताई थी उनका एक मिक्स रूप है, उसमें से 2 का भी मिक्स हो सकता है, तीनों का भी मिक्स हो सकता है, कोई भी 2। तो अब आपको आंसर समझ में आ रहा होगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो के लास्ट में पूछा था। तो वहाँ वहाँ से जो आप सोच रहे थे आपका, अगर आपका आपका आंसर वहाँ पे क्लियर नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि सिविक कल्चर का क्या मीनिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बताया गया कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन-सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए, आपको याद करने के लिए ऐसे ही फ़नी है, अगर जिनको याद है उनके लिए नहीं। अगर कुछ नए स्टूडेंट हैं, पहली बार अगर पॉलिटिकल कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको जो टाइपोलॉजी है, अलग-अलग नाम है, ये आपको याद रखना है। और याद आप ऐसे रख सकते हैं, पांडा स्लीप्स पीसफुली इन द केव। आप यहाँ पे मैंने इनका थोड़ा फ़ोटो भी लगा दिया है सोने वाला, तो आप इसको कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो कि पांडा स्लीप्स पीसफुली इन द केव। तो जो पहला वर्ड है, वो प्रोकियल का मान लीजिए, एस सब्जेक्ट का मान लीजिए, पी है फिर पीसफुली का ये पार्टिसिपेंट का मान लीजिए, केव का सिविक कल्चर मान लीजिए, ठीक है। तो अगर जब भी पॉलिटिकल कल्चर पे सवाल आए, एग्जाम में आप बैठे हो, थोड़ा सा आपके इमेजिनेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आप इस चीज़ को याद कर लें कि एक पांडा है वो सो रहा है, और कैसे सो रहा है? वो शांति से सो रहा है। कहाँ पे सो रहा है? वो गुफा में सो रहा है। अब इसका ये जो इंग्लिश वाला एक सेंटेंस है छोटा सा, ये याद रख लीजिए। पहला तो आप पांडा याद करोगे तो आपको आ जाए एक पी तो है, और सो रहा है तो स्लीप होता है, दूसरा भी ऐसा आ गया। फिर कैसे सो रहा है? आराम से सो रहा है पीसफुली, तो वो भी याद आ जाए। कहाँ पे है? गुफा में। तो बेसिक सा चीज़ है, प्लीज़ कोशिश करिए इसको नहीं भूलना। ये आपका इससे कभी क्वेश्चंस आए तो गलत नहीं होना चाहिए, और इससे आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक संस्कृति के घटक कंपोनेंट्स क्या-क्या है इसका? ये भी ध्यान देना है। अब इस पे ज़्यादा आ रहा है। वो आ गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया कि हाँ, ये उन्होंने प्रकार बताए। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन्स आता है वो किस पे आता है कि इसके कंपोनेंट्स किससे है ना ये बनी, क्या-क्या इसमें चीज़ शामिल है। जो आपको डायमेंशन बताया था उन्हीं का एक एसेंस निचोड़ है। अब वो डायमेंशन वाला आप भूल सकते हो लेकिन ये याद रखना ये मस्ट है। अब क्या है इसमें ये देखिए, पहला उन्होंने बताया कि कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे तो ये ओरिएंटेशन को डिफाइन करें किस-किस तरह के होते हैं। अफेक्टिव होता है, इवैल्यूएटिव होता है। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन हिंदी में संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव का सिंपल सा है कि जब लोगों को अपने सिस्टम के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, उसमें विश्वास रखते हो, लीडर का थोड़ा नॉलेज हो उनको, थोड़ा समझ उसके बारे में, ठीक है? तो वो कॉग्निटिव है, बस यहाँ तक। अब उनको जो लोगों से या अपने सिस्टम से, इंस्टीट्यूशन से लगाव है, वो होना ज़रूरी नहीं है। वो किस में आएगा? अफेक्टिव। जब लोगों के पास कॉग्निटिव के साथ-साथ में जब वो चीज़ों को जानते भी हो, साथ-साथ में अफेक्टिव भी हो, भावना भावनात्मक उनका जो ओरिएंटेशन है वो भी साथ में हो, तो ये और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब थर्ड वाला आता है उसके साथ-साथ में कि उनको नॉलेज भी है, उनको लगाव भी है, और वो उस चीज़ को जज भी कर रहे हैं। देख भी रहे हैं कि ये सिस्टम हो रहा है वो सही है या नहीं है ना? क्या कैसे सिस्टम चल रहा है? तो फुल्ली वो पॉलिटिकल हो गए हैं। पूरी तरह से वो राजनीतिक जो उनका सिस्टम है उसको वो समझ रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। अब ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। इससे कैसे रख सकते हो? केक से रख सकते हो। देखो पांडा आएगा तो आपका आएगा कि वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर का डिवीज़न किया है उन्होंने। अब पॉलिटिकल कल्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको याद रखना है तो आप केक याद रख लीजिए। ऑप्शन आएगा उसी में आएगा, इसी में आता है कि उनमें किस में क्या शामिल है। तो आप कॉग्निटिव बता दोगे कि नॉलेज है, अफेक्टिव बता दोगे, इवैल्यूएटिव बता दोगे। केक्स में क्या है? आपको केक में के को ही काट देना है और आपकी तीनों चीज़ उसमें है। सी का कॉग्निटिव, ए का आपका अफेक्टिव, ई का, ठीक है? ये यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब इनका क्या काम है या कैसे ये चीज़ें हैं? जैसे पैरोकियल था, ठीक है? जो आपकी सीमित राजनीति या जो पहला वाला जो पॉइंट था ना पैरोकियल, जिसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है या बहुत कम अवेयरनेस होती है, वो पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, वहाँ के लिए है ये। उसमें आपको क्या करना है कि ये जो
केक है, ये जो तीनों चीज़ें हैं उसमें सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं तो उनका क्या लगाव होगा, किस बेस पे होगा, नॉलेज के बेस पे होता है ना लगाव। फिर उसके बाद में उनको क्या नहीं है, तो जजमेंट भी नहीं कर सकते। जब उनको नॉलेज ही नहीं है तो कैसे वो सही और गलत बोलेंगे, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है। जब आपके पास पॉलिटिकल समझ होगा, उस बेस पे आप कर पाओगे। अदरवाइज़ हम कैसे करते हैं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि कोई लीडर है, उसको पसंद या नापसंद का रील्स के थ्रू हो रहा है ना, कि कोई लीडर है वो कितना अच्छा दिखता है, तो उससे तो आप करोगे तो वो तो पॉलिटिकली उसको जज करना नहीं होगा, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसीलिए लीडर जो है उनसे ज़्यादा हम एक्टर्स है ना उनको जानते हैं, कॉमेडियन को ज़्यादा जानने लग गए हैं, रील पे जो वायरल हो जाता है उसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, जो हमें रूल करता है, जो पॉलिसी बनाता है उसके नहीं है, ठीक है। अभी कोई मूवी आई थी ना, तो उसमें ओके मोदी जी से भी आगे शायद एक्टर्स है वो, उनके जो फॉलोवर्स है वो बढ़ गए थे। तो आप देख रहे हैं कि एक देश का पीएम है, पूरा कंट्रोल उसके, पॉलिटिकली कंट्रोल उनके हाथ में है, उसके कम हो गए फॉलो करने वाले, और एक किसी सॉन्ग में पॉपुलर होने से, वायरल होने से उनके बढ़ गए। एनीवे ठीक है, तो ये कॉग्निटिव वाला आपको ध्यान रखना है, क्या है, सबसे कम है। उसके बाद में कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इवोल्यूटिव है, ये पैरोकियल में सबसे कम होता है। सब्जेक्ट वाला है तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है, ये कोई वो नहीं है, स्टडी नहीं है, थोड़ा सा होता है उनमें। अब कितना होता है वो 30, 40, 50%। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोगों को थोड़ा संज्ञानात्मक ज्ञान है, थोड़ा भावनात्मक है, थोड़ा मूल्यांकनात्मक ज्ञान है, तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर का एक एग्जाम्पल है, समझ गए। पैरोकियल होगा तो उसमें केक उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा केक मिल रहा है, वो कौन सी है, सब्जेक्ट वाले। जहाँ के फुल केक खा रहे हैं, पूरा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तीनों जो जहाँ पे उनमें लोगों में इक्वालिटी है, वहाँ के लोगों में, तो वो क्या है, पार्टिसिपेशन वाली, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे उसको, थोड़ा सा एक बार उसको रोके फिर समझ लीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है, एक बार फिर बता देता हूँ। ये 3 चीज़ें हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इवोल्यूटिव, इसको आपको एकदम से याद होना चाहिए। केक से भी आपको हेल्प नहीं मिलेगा, केक वाला 3 याद रख रहा है, लेकिन कई-कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो है ना, ई पे या ए पे कोई दूसरा वर्ड दे देते हैं जो साथ में मिलने वाला हो, जो उसके साथ मैच करे और आप कन्फ्यूज़ कर जाओ उसके साथ में, ना इफेक्टिव दे दिया, ठीक। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्या-क्या यहाँ पे वर्ड है, ई पे है और ए पे है, ठीक है? तो इसमें सही मैच करना होना चाहिए वो, बस, और आपका काम हो जाएगा। ये आपको ये जो लिखा है ये केवल समझाने के लिए, ये आपको भी लगेगा है क्या चीज़ ये। तो ये चीज़ अवेयरनेस से रिलेटेड है। ये बेसिक नॉलेज, फिर थोड़ा एडवांस, फिर ये सबसे एडवांस। तो सबसे एडवांस आपको पता है पार्टिसिपेंट वाले में होगा, सबसे कम या नॉलेज नहीं होता है वो पैरोकियल में होता है, सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत लोगों को नॉलेज होता है, लेकिन वो ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब है, आपको मैंने बताया था कि 5 कंट्रियों का वो स्टडी करते हैं, तो 5 कंट्री कौन-कौन सी है ये आपको याद रखना ज़रूरी है। कई बार ऑप्शन में दे देते हैं कि इसमें से कौन-सी कंट्री का स्टडी नहीं किया, एक कंट्री वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए है, तो यूके है, जर्मनी है, मेक्सिको है, इटली है। और उनमें क्या-क्या पाया उन्होंने? तो जो अभी पार्टिसिपेंट बताई थी, वो क्योंकि यूएसए से स्टडी कर रहे थे, वहाँ डेमोक्रेसी भी है, तो उन्होंने बोला ये तो पार्टिसिपेंट कल्चर है। यूके में उन्होंने क्या बताया, यूके में पार्टिसिपेंट तो है, लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में वहाँ मोनार्की भी थी, राजा। तो आपको बताया ना सब्जेक्ट, प्रजा जो मानते हैं, तो सिविक कल्चर उसको बोला कि ये मिक्स रूप है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यूके सिविक कल्चर है। जर्मनी, जर्मनी जब ये स्टडी कर रहे थे, याद करिए कौन सा ईयर, 1963 में इन्होंने पब्लिश किया, तो स्टडी तो उसके 1-2 साल पहले ही हुआ हुआ, क्योंकि तभी तो फिर पब्लिश होता है ना, चीज़ें आती हैं। अब पब्लिश जब ये कर रहे थे, तब इन्होंने जर्मनी का क्या था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी आपने देखा होगा जर्मनी का क्या 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी ना, जो वॉर के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी यूएसएसआर का उसमें हो गया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तो जर्मनी ही कर रहा था, हिटलर का जो रूल था, तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट में रहा, वॉर में रहा। पोस्ट जो वॉर जो जर्मनी था, जिस हिस्से में यूएसए या जो कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है वो रूल कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, वहाँ पे उनका जो स्टडी था, उन्होंने देखा कि ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ये किससे हो रहा है कि पहले हिटलर और ना एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पॉलिटिकल कल्चर था, उससे यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, रूल ना रेगुलेशन और रूल ऑफ लॉ से सिस्टम चलना शुरू हो रहा है, तो इस्टेब्लिश कर रहे थे उसमें। तो ये किस में बोला कि ये ट्रांजिशनिंग फेज उन्होंने बताया सब्जेक्ट टू पार्टिसिपेंट का, ये भी पार्टिसिपेंट वाला बन जाएगी, और बाद में हमने देखा कि वो जर्मनी पूरा डेमोक्रेसी ना एक मॉडर्न डेमोक्रेसी बन गया। फिर है मैक्सिको। अब मैक्सिको उन्होंने स्टडी किया तो उसमें वहाँ पे सब्जेक्ट कल्चर ही थी, और डेमोक्रेसी नहीं आया था उनकी स्टडी के टाइम तक, तो उन्होंने बोला ये सब्जेक्ट कल्चर है क्या, लोग उसमें ज़्यादा भाग नहीं लेते, अथॉरिटेरियन रूल था। इटली का आया तो इटली में भी उन्होंने देखा, जर्मनी भी फासिज्म में था, नाज़िज़्म में था, इटली में फासिज्म था, तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही पिछड़ी पैरोकियल और सब्जेक्ट कल्चर है। जब मुसोलिनी का डेथ हो गया,
फासिज्म खत्म हो गया इटली में। थोड़ा गौर करिएगा, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा अगर आप कॉन्टेक्स्ट को, बैकग्राउंड को जान रहे हो, अगर जब आपकी समझ में होगा तो वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। डेमोक्रेसी के लिए उसमें टाइम लगता है। तो ये जो पैरोकियल और सब्जेक्ट कल्चर है वो अलग अलग हिस्से की अब देखते हैं कि एक जो नॉर्थ है तो वहाँ पे एक कुछ सर्टेन एलिमेंट उनको मिला, तो वहाँ पे ये चीज़ पैरोकियल लगी। साउथ है तो उसमें सब्जेक्ट कल्चर उनको लगा कि लोग थोड़ा अवेयर हैं, और कुछ ऐसा एरिया था वहाँ पे अवेयर ही नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती थी। तो ये जो उनकी डिटेल्ड जो बुक है उसमें उन्होंने पूरी चीज़ों को बताया कि हम इनको पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, सिविक बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे आपको दूसरी टर्मोलॉजी भी मिल जाएगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है। उनका जो एसेंस ये है कि इन कंट्रियों में क्या क्या पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिला। अब इसको याद करने का जो एक ले मैन की जो लैंग्वेज है, एकदम देसी जो तरीका है, आपको कोई समझ नहीं जाता तो आप ऐसे याद कर सकते हो जो मैंने ऊपर लाइन लिखा है। मैं घर से यूपी होते हुए इटालियन पिज़्ज़ा खाने यूके गया। यहाँ पे यूके अपना उत्तराखंड वाला है ना, घूमने जाते हैं। तो एम है आपका मेक्सिको, जी है जर्मनी, यू है यूनाइटेड स्टेट, इटालियन पिज़्ज़ा में इटली है, और यूके है वो उत्तराखंड। 5 कंट्री का नाम आ जाए, ये चीज़ रखो कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो, दिल्ली से ही मान के चलो, जो लोग यूपी में है, यूपी में रह रहे हैं या उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है। वो अपने आप को किसी पीजी हॉस्टल में सिचुएटेड कर लो कि मैं कहीं और रह रहा हूँ, फिर इस रास्ते से आ रहा हूँ। मैं घर से यूपी होते हुए उत्तराखंड जाने के लिए तो चाहिए ना, हम हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए ऐसे यूपी एंटर करके जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना है। देखो दूसरा तरीका है, ये तो ऐसे ही लगेगा क्या फालतू का, जो थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट है, जिनको याद है, जिनको वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज है, उनको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए इस पे। कौन सी कंट्री को लिया गया, वॉर में जो पार्टनर थे और जो अगेंस्ट थे उनको देखिए, यूनाइटेड स्टेट और यूके एक साथ थे। ठीक है, ये कंट्री लड़ रही थी उनमें थे। इटली और जर्मनी दोनों एक साथ थे, तो इनके अगेंस्ट लगे। हिटलर और मुसोलिनी हो गया इधर, ये जो कैपिटलिस्ट कंट्री, लिबरल जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो एक साथ हो गई। अब ये मैक्सिको वाला मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है, तो आप एक चीज़ इसको मैक्सिको को याद रखना है। एक तो वे ये है कि कोल्ड वॉर का जो हिस्ट्री है वो याद करिए, 4 कंट्री आपका वो हो गया, और ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैक्सिको। ठीक है बस, या फिर आप वो यूपी घर जाना और वो इटालियन पिज़्ज़ा वाला याद कर सकते हो। अब ठीक है। एक आपके लिए ये चीज़ें हैं कि कई बार जब आप पढ़ते हैं या एग्ज़ाम में अगर कुछ वर्ड आ जाए तो वो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा बता देते हैं इसे, कोई एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है इससे। एक वर्ड आता है एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो स्टडी कर रहे थे तो कहीं-कहीं पे वर्ड यूज़ कर लेते हैं या उनके ऊपर जो बुक लिखते हैं तो उसमें यूज़ हो जाता है। एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम आए तो वो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उनके सिस्टम को बोला जाता है, जिसमें क्या-क्या इंक्लूड है मुख्यतः यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर किसी क्वेश्चंस में ऐसा वर्ड यूज़ हो तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप समझ जाना कि अच्छा ये किसके बारे में बात कर रहा है, कौन-सी कंट्री के बारे में बात कर रहा है। एक और वर्ड यूज़ किया जाता है इसी में, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें आप यूके को हटा लो यूरोप से, और दूसरी जो कंट्री है वो सारी इसमें आ जाएगी, यूरोप की, ध्यान रखना दूसरी नहीं। यूरोप में जब आप इटली और जर्मनी की बात करें तो कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्री है। अब ये क्यों ये क्वेश्चंस आया था, आप थोड़ा-सा ध्यान रखना है मेरी बात को, याद करने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो आर्मन एंड वर्बा है, ये बोलते हैं कि एंग्लो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बेस्ट है। वहाँ पे पार्टिसिपेंट जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो देखने को मिली है। लेकिन कुछ जो दूसरे थिंकर्स हैं, जो इनका क्रिटिक करते हैं, इनमें से ये आपके हार्ट है, वो क्या बोलते हैं, लिप्स हार्ट है, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो कैनेडियन कंट्री है, नीदरलैंड का भी इन्होंने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि वहाँ पे भी जो है कल्चर है वो सिविक कल्चर के बराबर की कल्चर है, मतलब अच्छे कल्चर है, केवल वहाँ पे नहीं है। तो एक वर्ड यूज़ आ जाता है कंटिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें आप यूके को हटा दो तो दूसरी कंट्री आ जाएगी। स्वेडियन कंट्री आप जानते हो, नॉर्वे, डेनमार्क, तो ठीक है, ये कंट्रियों में भी काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल कल्चर है ये का। फिर आ जाते हैं प्री इंडस्ट्रियल और ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसमें ये एशिया, अफ्रीका के सब देश डाल देते हैं, या पोस्ट कॉलोनियल कंट्री भी आ जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं हुआ, वो सबसे जो डेवलप नहीं हुई, और डेवलपिंग कंट्री जो थोड़ा डेवलप हो गई है, तो ठीक है, ये अलग-अलग है। हाँ, इसमें एक क्रिटिक में अगर हम बात करें ना, तो इसको मैंने थोड़ा अलग से हाइलाइट नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसका, ये है कैरोल पेटमैन। कैरोल पेटमैन क्रिटिक करती है, वो कहती है कि ये जो आप बोल रहे हो एक ही कंट्री में स्टडी करना, और स्टडी होता है, एक सिस्टम है, उसी में लोग सोचते रहते हैं, इसमें बदलाव की तो कोई बात ही नहीं है फिर। तो ये जो पैसिव सिटीज़नरी बना देते हैं, ठीक है, हिंदी के स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी मैंने नहीं किया है, याद रखना है ये वर्ड, क्योंकि आपको अगर इसी का याद रखोगे, ठीक है, पैसिव सिटीज़नरी, कि जो नागरिक जो है वो कैसा हो जाता है, वो एक्टिव उसमें नहीं रहता है, ठीक है, नागरिकता, निष्क्रिय नागरिकता ये बनाता है। क्या इतना रखो, किसने क्रिटिक किया, पैटमैन ने, कैरोल पैटमैन ने क्रिटिक किया। ठीक है, एक तो ये क्रिटिक था। दूसरा इनका जो क्रिटिक जो मैंने अभी बताया था, लिज फार्ट है और होरोविच,
ये क्रिटिक करते हैं, इनकी स्टडी है दूसरी कंट्रियों पे। और ये क्रिटिक कैसे करते हैं, ये कह रहे हैं कि जो ये नेशनल पॉलिटिकल कल्चर थ्योरिस्ट हैं, नेशनल पॉलिटिकल कल्चर की, एक देश के पॉलिटिकल कल्चर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, एक कंट्री की स्टडी करने की बात कर रहे हैं, वो फेल कर गए हैं किसमें, कंसिडर एथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस क्लेवेजेस कि एक किसी कंट्री में जब ये स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ का ये नहीं देख पा रहे हैं कि डिफरेंसेज है, सारे लोग एक ही तरह से नहीं सोचते हैं, उनका ये होमोजेनियस कल्चर नहीं है, अलग अलग एथनिसिटी है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेज हैं, उनका रिलीजन अलग अलग है, तो इसलिए उनकी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, उनकी जो सोचने का तरीका है, वो एक ही देश में है और वो अलग अलग सब कल्चर्स में फ्रेगमेंटेड हो जाता है, वो अलग अलग बट जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक उसका क्रिटिक किया। इसकी जगह पे वो एक कॉन्सेप्ट देता है, ये याद रखना है, जो मैंने इसमें कलर में किया है, कंसोशिएशनलिज्म। ठीक है, कंसोशिएशनलिज्म। कंसोशिएशनलिज्म बना है कंसेंस से। कंसेंस तो आप सब समझते ही हैं, बिना कंसेंट। ठीक है, कंसेंस कंसेंट से है कि बिना कंसेंट कुछ नहीं करना चाहिए, कंसेंट है कि नहीं उसमें। ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में पूछना पूछना चाहिए था क्या, तो कंसेंट जरूरी है, यहाँ पे आप इसको याद रखना है बस इस नाम से। इसका सहमति आधारित, हिंदी में सहमति आधारित। वो कहते हैं कि जो रूल है वो ये सिविक कल्चर ये लोग बता रहे हैं उस आधार पे नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेज है, और उन डिफरेंसेज को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, सहमति से कर सकते हैं, कंसेंस से कर सकते हैं। तो ये कंसोशियसनलिज्म जो वर्ड है, ये पर्टिकुलर एग्जाम में आता है, यही वर्ड आता है कि इसको किसने दिया, तो लिज फार्ट है वो नाम आपको याद रखना है। इनका बुक है वो आगे आएगी, उसको आपको रखना होगा। ये अच्छा है, मैं इस पे देख रहा हूँ बार बार जो है इससे क्वेश्चन आ रहा है आजकल। किस कंट्री का किया उन्होंने, बहुत सारी कंट्री का स्टडी किया था, प्राइमरली इनका ये जो काम था ये नीदरलैंड का किया था, फिर ये स्विट्ज़रलैंड और दूसरी कंट्रियों का भी करते हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी बुक्स आई है, तो लगातार ये रेलेवेंट बने हुए हैं, इनको ध्यान देना, इस वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ में कन्फ्यूज नहीं होता है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आप लोगों का। अब है कुछ और जो पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन करते हैं, जो उसके प्रकार बताते हैं, टाइपोलॉजी के जो ना थिंकर्स है, उस पर हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है डेनियल जे एलाजार। एलाजार का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना ज़रूरी है, याद भी रखना ज़रूरी है। इन्होंने एक ही कंट्री के अंदर स्टडी किया, वो था यूएसए, और उनका बुक भी ऐसा ही लिखा, एलाजार। उनका बुक का क्या नाम है, अमेरिकन फेडरलिज्म, ए व्यू फ्रॉम द स्टेट्स, 1966। याद देखिए आप, उसी के आसपास ऐसा ही काम चल रहा है वहाँ पे, वो 63 में लिखा तो ये 66 में लिख दिया। अब अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म को क्या बोलेंगे, संघवाद है। उस संघवाद में जो अलग-अलग राज्य जो है, स्टेट है, आप जानते ही हो राज्यों से वो बना है, संघ का मीनिंग वही होता है। उसमें कैसे कल्चर काम कर रही है वो है। तो पहला उन्होंने बताया कि मोरलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर है, मोरल वैल्यूज़ है, और मोरल का यहाँ पे है कॉमन गुड की बात करता है, पब्लिक गुड की बात करती है। ठीक है, अच्छी है वो, ये मान के चलिए बहुत अच्छा, एकदम आइडियल रूप से वो देखते हैं। वो एरिया न्यू इंग्लैंड स्टेट्स इन यूएसए। ये इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड का रूल था तो कुछ नाम ऐसे वहाँ पे रखा हुआ है। न्यू इंग्लैंड स्टेट है, ये याद नहीं रखना आपको, ये याद रखना है मोरलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर है, वो सबसे बेस्ट वाली है। फिर दूसरा देखते हैं इंडिविजुअलिस्टिक। ऐसी पॉलिटिकल कल्चर है जहाँ पे ऐसे कुछ स्टेट में वहाँ जो इंडिविजुअल राइट तक उनको फ्रीडम है ट्रेड करने का, ओपन मार्केट, और ठीक है इंडिविजुअल राइट वहाँ पे दे रखा है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, ज़्यादा गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है, पब्लिक गुड की वहाँ बात नहीं होता है। ठीक है, सबको लिबर्टी है, अपना खुद तो इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिला। तीसरा उन्होंने देखने को मिला, उन्होंने ट्रेडिशनलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर, जो साउथर्न जो स्टेट थे साउथ की, उसमें उसमें उनको क्या था कि जो हम बात पहले कर रहे थे अलग अलग थिंकर के हिसाब से, जो ट्रेडिशनल वैल्यू वाला है, जो पहले का जो सोशल ऑर्डर था, जो रूल करने वाले जो एलिट पहले से होते थे, उनका ही दबदबा अभी भी बना हुआ था। इंडिया में भी आप देखते हो ना, राजा महाराजा या सोशल जो हायर क्लास पे थे, वही पॉलिटिक्स में आ गए, वो सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं, या वैसे उस हिसाब से अभी भी इलेक्शन जीत रहे हैं। तो इलेक्शन को वो काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा। हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप, नैतिकतावादी, व्यक्तिवादी और परंपरावादी। हिंदी ट्रांसलेशन बहुत बार जब एग्जाम में आता है तो और भी चेंज हो जाता है, वो अपने से दे देता है। तो ये गुजारिश है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से कि आप इंग्लिश वाले जो वर्ड है और बुक का नाम है, दो चीज़ें कम से कम वो वहाँ से आप देखिए, एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मोरलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक और ट्रेडिशनलिस्टिक, ये तीन याद रखना है। तीन आप याद कैसे कर सकते हो, बोलोगे सर हर चीज़ का आप तो है ना अलग अलग नाम याद रखना। तो पहला तो पांडा सोरा था, किसका था वो, जो आमंड एंड वर्बा का करोगे तो डेनियल एल्जार भी वहाँ का है, एल्जार नाम याद रखना है। ठीक है ना, और इसका है यूएसए में ही ये स्टडी करता है, और तीन कैटेगरी ये भी बताता है। और आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी है अभी, यूएसए में ही है वो, और कौन सी है, एमआईटी है। ठीक है, तो आप इधर ये इशारा देख सकते हो, कैसे ही भी याद करो, आप अपना कोई बना लो, मेरे जो माइंड में आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एमआईटी सबसे बढ़िया, तो एम का हो गया मोरलिस्टिक, आई का हो गया इंडिविजुअलिस्टिक, और टी का हो गया ट्रेडिशनलिस्टिक।
तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, अभी मास्टर या ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो आप इतना तो जानते हो कि है ना, यूनिवर्सिटियों की जो रैंकिंग होता है टॉप है। तो जब भी आपको आए एल्जार का या उनमें से अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आपका वैसे ही काम कर सकता है कि कोई 4 दे दें, इसमें से कौन-सा नहीं है। तो आप ये एमआईटी याद कर लीजिएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि 3 कौन-सी थी, जो 4th वाला होगा उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोनाल्ड एगल अब रोनाल्ड एगल हार्ट है, इनका क्या आइडिया है इसमें? इनका भी ऐसी स्टडी है और वो बुक लिखते हैं पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यूज 1977। ये 10 साल बाद में इन्हीं सारी चीज़ों को समझ के फिर लिखते हैं। ईगल हार्ट का क्या मुख्य आइडिया है? वो ये आइडिया है कि किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे सिस्टम जो है काम कर रहा है, वहाँ पे कैसे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, किस चीज़ों पे वो ध्यान दे रहे हैं। एक तो पहला वो ये बताते हैं कि अगर कोई भी सोसाइटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, ज़्यादा चीज़ों को बना रही है, लोगों को फिजिकल सिक्योरिटी, आर्थिक सहायता, ठीक है, ये कपड़ा रोटी, कपड़ा, मकान, इस पे ध्यान दे रहा है, ये मटेरियलिस्टिक है। ये बेसिक नीड पूरा करना है, ये भौतिकवादी राजनीतिक संस्कृति देखने को मिला। अब ईगल हार्ट है, इसने अपने हिसाब से डिवीज़न किया है। पोस्ट मटेरियलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर, उन्होंने बोला कि जो हम खाने-पीने की इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। आप बोलते हो ना मोह माया से ऊपर उठना। अब आपको सेल्फ एक्सप्रेशन चाहिए, अध्यात्म की ओर जाना है क्या? तो वो जो चीज़ है, वो यहाँ पे आप इसमें आप देख सकते हो पोस्ट मटेरियलिस्टिक जो पॉलिटिकल कल्चर है, आप उसमें पा सकते हो उसमें। उसमें जहाँ क्वालिटी लाइफ़ का आजकल आप देख रहे हो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है। तो हैप्पीनेस इस पे डिपेंड नहीं है कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं, वो जो आपकी बेसिक नीड पूरा होने के बाद में भी हैप्पीनेस का इश्यू है। जितने ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो उतने ज़्यादा परेशान हैं। आप देखा होगा कि सारी जितनी भी बीमारियाँ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है डिप्रेशन का चल रहा है। मानसिक जो मेंटल प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो सबसे ज़्यादा है और उसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चों से लेके सब लोगों में ये देखने को मिला है और वो खुद ही घुट-घुट के उसमें मर रहते हैं। तो ये जो छटपटाहट है, इससे भी दूर जाने का या जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला क्वालिटी ऑफ लाइफ़ का जो जो फ़ोकस कर रहा है, वो पॉलिटिकल कल्चर एक वहाँ की एडवांस डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। तो स्वीडन कंट्री है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी कंट्री इसलिए माना जाता है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है। ठीक है, ये इसका अपना है, ज़्यादा इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कई बार आ जाता है। तो जहाँ पे भी आपको इतना याद रखना है, पोस्ट मटेरियलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर की किसने बात की है या मटेरियलिस्टिक और पोस्ट मटेरियलिस्टिक में कौन डिवाइड करता है? तो ये रोनाल्ड एंगल एगल हार्ट है, ठीक है? और ये बुक है, चलो इतना इश्यू नहीं है, याद रखना है इसको, ठीक है? ये कब थी? 77 में, जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है इंडिया में, तो हम फिर मटेरियलिस्टिक से दूर चले गए। इंदिरा गांधी थी, वो सोशलिस्ट आइडिया लेके और पूरा फिजिकल फोर्स लगा दिया था। कैसे न कैसे आप याद रखो, कैसे रख सकते हो मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इमरजेंसी थी, ये मटेरियलिज्म था। फिर जो आती है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो जेपी मूवमेंट के बाद में, तो उन्होंने बोला नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी तो सेल्फ एक्सप्रेशन आएगा। ये जो इमरजेंसी लगाया है वो तो ठीक है, फासिस्ट एक प्रैक्टिस है ये, ठीक है? जैसे भी याद रखो इसको। नेक्स्ट, कुछ ही नाम और बताऊँ, ज़्यादा नहीं इसमें हमें करना, लेकिन ये आजकल आमन एंड वर्बा को छोड़ के दूसरों से आने लग गए हैं। यूजीसी नेट का स्पेशली आप देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स कर रहा है, कुछ ऐसा नाम दे रहा है, फिर लगता है वो शिट, ये तो बुक में था ही नहीं, कहाँ से आ गया? और होता वो आसान से रिलेटेड है, ठीक है? तो 100% गारंटी नहीं है कि इनसे आए, वो कुछ ऐसा और भी ला सकते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि जितना रेलेवेंट जो है, जो डिबेट में चल रहा है, वो मैंने कलेक्ट कर लिया है। आप और भी वीडियो देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। रोन रॉबर्ट डी पुटनैम, ये नाम आपको बहुत याद रखना है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये कभी न कभी आपके सामने एग्ज़ाम में, और बहुत बार मैंने सुना है, बहुत नाम इनका चल रहा है, काफ़ी रेलेवेंट हो रहा है ये। इनका जो आइडिया है ना सोशल कैपिटल, किसी न किसी ऑप्शन में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा ये। सोशल कैपिटल को आप एक दिमाग में डालो, सोशल कैपिटल का आइडिया कौन देता है? आपको है पुट्टनाम देता है, ठीक है? पुट्टनाम है वो सोशल कैपिटल का देता है, इसका मीनिंग क्या है? वो कह रहा है इसका डिक्लाइन हो रहा है और अलग-अलग सोसाइटी में इसका स्टडी किया जा रहा है। सोशल कैपिटल का है कि नेटवर्क्स, नॉर्म्स और ट्रस्ट, लोगों के बीच में जो संबंध होते थे, कनेक्शन, नेटवर्क, लोगों के बीच की बात कर रहा है। ये कोई फ़ोन का, मोबाइल का नेटवर्क की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इंटरनेट का भी बात नहीं है। लोगों के बीच में कनेक्शन, जो उनके बीच में एक नॉर्म्स थे, बोलचाल का भाव, एक रिस्पेक्ट, हम बोलते हैं ना पुराने टाइम में तो ऐसा था, लोगों आजकल तो हम अ ऑटम की तरह कि हम अपने ही में ही रहते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, लोग फ़ोन में लगे रहते हैं, सोशलाइज़ेशन हमारा खत्म हो गया, ठीक है? सोशल लाइफ़ खत्म हो गई, तो ये सारी चीज़ें। तो ये कह रहे हैं सोशल कैपिटल किससे, किसी भी कंट्री का, उससे ये बात करें कि नेटवर्क्स, नॉर्म्स या विश्वास एक-दूसरे में ट्रस्ट है, वो पॉलिटिकल कल्चर को शेप करता है। अगर वो ये सब अच्छा है लोगों के बीच में, तो देश में ज़्यादा सिविक एंगेजमेंट होगा, अच्छी सरकार होगी, एक अच्छा माना जाएगा। अगर लोग इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, अपने-अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं, तो वो पे जो डेमोक्रेसी है वो गिर जाएगी, पार्टिसिपेशन लोगों का कम होगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप केवल ये वर्ड याद रखना है, सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो वो पुट्टनम है, ठीक है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन 2 किताबें बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ये आपको जो बुक्स का जो मैचिंग वाला आएगा क्वेश्चन, उसमें ज़रूर दिखेगी, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो
आप विश्वास करिएगा कि आपके सामने आएगी, आपको याद रखना है, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। जब सोशल कैपिटल होगा तभी तो ये तू कोशिश कर रहा है कि डेमोक्रेसी है वो वर्क करे, ठीक है? तो ये एक इनकी बुक थी। इसमें इन्होंने क्या किया था, इटली की स्टडी किया था, वहाँ की पॉलिटिकल जो कल्चर है उसका स्टडी करके, और ठीक है, जो डिफरेंसेस बताया था। मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क है वो याद रखना, बहुत पहले लिखा था। उसके 7 साल बाद में ये 2000 में बोलिंग बोलिंग अलोन एक बुक लिखते हैं। ये जो सोशल कैपिटल का आइडिया इसमें दिया था, बोलिंग अलोन। अब ये देखो नीचे मैंने इसके लिए लगाया, अभी आसान बनाने के लिए, कि जो किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो इसमें, एकदम लेमैन की एकदम ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। जो हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो ये है ना, बोल रखते ही हैं। ये जो बॉलिंग अलोन है कि इंसान है वो ग्रुप में नहीं खेल रहा है, वो अकेला ही जा रहा है, अकेला ही कुछ काम कर रहा है, तो वो ये डिक्लाइन हो रहा है सोशल कैपिटल। कौन सी चीज़ें डिक्लाइन कर रही है? ये तीनों चारों। नेटवर्क टूट रहा है, नॉर्म्स नहीं है, लोगों के बीच में, फिर अब नेटवर्क नहीं रहेगा तो ट्रस्ट कैसे रहेगा? चलिए इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं खराब करते हैं। आपको ये जो है ना पुट नाम ये नहीं रखना है, ये सोशल कैपिटल का है। अब आता है एसी फाइनर। इस पे मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ, इससे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पहले। इस पे मैं थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ा, उसमें अलग-अलग टाइप्स मुझे मिले। जो यूजीसी नेट में आए थे वो मुझे सही नहीं लगा कि वो इनका डिफरेंशिएशन है। बहुत सारे इनकी इनके जो आइडिया है, उन पे जो काम करते हैं, उनसे वो ले लेते हैं और वो अपने लैंग्वेज में कि हाँ, इसका ये मीनिंग बन रहा है, वो बन रहा है। तो मैं आपको दोनों बताऊँगा, ठीक है? लेकिन मेरा जिस पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा वो ध्यान रखना है। एक तो उनकी बुक है द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। आजकल ऐसे जो बुक है, जो हम कहीं-कहीं पे मेंशन में पढ़ते हैं, वो आने लग गई है। हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का इतिहास कब से? बहुत पहले से, अर्लीस्ट टाइम से है, शुरुआत के दिनों से ये लिखा है। लेकिन ये लिखा बहुत पहले नहीं है, 1997 की है। तो अच्छा इंसान है, फाइनर है, वो हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट लिख रहा है अर्लीस्ट टाइम से, ये याद रखना है। अब ये जो डिवीजन है इसका, ये याद रखिएगा कि जो रूल कर रहा है और जो रूल हो रहे हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है, इसके बेस पे इन्होंने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस का बताया है कि सरकार का कैसे हिस्टोरिकली जो है गवर्नेंस है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो बताया किस बेस पे, कि रूलर्स और रूल में क्या है। अब समझिए इसको, ये एक बताया ना, डिफरेंशियल पॉलिटिकल कल्चर सबसे लो लेवल की है। ये कहाँ पे मिलता है? बहुत ही ट्रेडिशनल में, कि रूल वाले हैं तो वहाँ पे जो समान सूचक है, डिफरेंशियल जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, ये पहले वाला, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक ये भी, अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना है, ये फाइनर का आइडिया है। जहाँ पे मोनार्की होता था, तो वहाँ पे मोनार्की में लोग हैं वो सम्मान से, इज़्ज़त से, गॉड का एक प्रतीक मान के, गॉड का, या उसको गॉड मान के, ठीक है, एक्सेप्ट करते थे। तो पॉलिटिकल कल्चर वो लो लेवल की थी, हम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे। एक और पॉलिटिकल कल्चर इसको देखने को मिला, वो है उसका प्रकार है वो कंसल्टेटिव, कंसल्ट करने वाला। ऐसा देखने को मिला कि जो सरकार तो है वो भी अभी मजबूत है, लेकिन वो लोगों से कंसल्ट कर रही है, लोगों से परामर्श कर रही है। तो जैसे शुरू में ब्रिटेन में जब पार्लियामेंट बना तो किंग भी था, और पार्लियामेंट भी बन गई, तो पार्लियामेंट पे भी दबाव था। तो वो एक लोगों की सहमति से बन रही थी। तो वहाँ पे अ, जो अथॉरिटी थी, जो किंग था, उसका पूरा डोमिनेंस नहीं था, बस ये समझिए। तो कंसल्ट कर रहा था। और तीसरा फिर पार्टिसिपेंट, जब मॉडर्न डेमोक्रेसी आ गई तो अब क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो डिफरेंशियल, कंसल्टेटिव, ये जो वर्ड आए, क्योंकि ये दूसरे थिंकर ने यूज़ नहीं किया। अगर आपके एग्जाम में कभी आ जाए, कंसल्ट करके बनने वाली बात आ रहा है, परामर्श लेके सरकार चलने वाला, या समान सूचक, ठीक है, तो ये फाइनर का है, ये याद रखना है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। अब आपको फाइनर का जो एग्जाम में आने वाला जो चीज़ है, वो आपको बताते हैं। देखिए, एक बात तो ये कि ये जो पीडीएफ वर्ड आ रहा है, तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने तो अभी शुरू किया है। आपको इस पीपीटी में, इसके कलर में, इसको बनाने में कोई भी अगर इशू है, सही नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट में या टेलीग्राम में बता दीजिएगा। मुझे ये ऑनलाइन जो सिस्टम का आइडिया नहीं है। धीरे-धीरे ये आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसको ठीक कर लूँ। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल का जो एग्ज़ाम में आपके आता है, वो ये आया आया था, पहले मैंने एक बार देखा। इनका बुक का नाम है, दूसरी बुक, जो पहला तो हिस्ट्री था, गवर्नेंस का, बहुत अर्लीस्ट टाइम से। अब इन्होंने जो बहुत पहले लिखा था 1962 में, मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। तो ये आपको रिजिम जब हम करेंगे तब भी काम आएगा। फाइनल जो है वो पॉलिटिक्स में मिलिट्री के रोल को लेके एक बुक लिखते हैं। और एक पहले तो 1962 का है, तब तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आया नहीं था, मिलिट्री भी है ना, घोड़ों पे, हाथी पे, ये पहले चलता था। तो मैन ऑन हॉर्सबैक, ठीक है, वो लीड करने वाला है, जो भी आपको याद रखना है कि एक ऐसा बुक है, वो फाइनर ने लिखा था। उसमें उन्होंने 4 तरह की पॉलिटिकल कल्चर की बात की है, ये इंपॉर्टेंट है बस। फाइनर ने 4 तरह की पॉलिटिकल कल्चर की बात की है। जो पहले बताया था, अगर वो आ जाए तो वो फाइनर का है, करना है आपको। वहाँ पे 3 ही था, लेकिन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो ये है। और ये इनका ओरिजिनल नहीं, लोगों ने इसके बेस, उन्हीं के आइडिया के बेस पे बना दिया होगा। लेकिन फिर भी हर जगह मैंने देखा इसको, ये इग्नू के नोट्स में भी दे रखा था, एग्ज़ाम में भी आया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये फिर एग्ज़ाम में आ गया, एक ही पैटर्न से एग्ज़ाम चलते हैं इनका।
और एनटीए जब से ले रहा है तो इनका कोई विश्वास नहीं, खुद बनाते भी हैं कि इधर उधर से भी कर देते हैं, बहुत सारा उस पर है ना सवाल या निशान है। एनीवे 4 है, पहला उन्होंने बताया मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, वो आप पार्टिसिपेंट के साथ कर सकते हो कि सबसे एडवांस वाली ना। डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर जो मैच्योर से थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है और इंस्टीट्यूशंस बेसिकली डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर में इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो गए हैं, वेल डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन लोग इतना पार्टिसिपेट या उनको इतना अवेयरनेस नहीं है। मैच्योर में तो फुल लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। लो पॉलिटिकल कल्चर में डेवलप से थोड़ा नीचे कर लीजिए, मिनिमल में तो बिल्कुल है ना नहीं के बराबर होती है। ये 4 है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस याद रखना है नाम कैसे कैसे कर रहा है। अब 4 दे दिया, अब मिनिमल में कन्फ्यूज हो जाओगे या लो में कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे अलग अलग टाइप्स है हर किसी के। तो इस पूरे जो आपका लेक्चर हुआ इसमें 3-4 आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, उस ट्रिक के हिसाब से आप भी कोई दूसरा आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से रिमेंबर कर सकते हो, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। इसको कैसे न कैसे मेमोराइज़ करिए। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको फाइनल वाला याद करने के लिए बनाया है, माई डैड लव्स मीम्स, ठीक है? मेरे डैड को नहीं पता, लेकिन ये आप लोगों के लिए कि आप अपने को मान के आप कैसे इसको याद करते हो, ठीक है? अच्छा सा या मीम का वो निशान भी, माई डैड लव्स मीम्स। तो माई का क्या हो गया मैच्योर, डी का डेवलप, एल लो, एम मिनिमम। तो यहाँ पे 2 एम आया, तो मैच्योर और मिनिमल याद रखना है आप लोगों को, डेवलप्ड वाला याद रखना है, लो वाला याद रखना है। अब या अपना कोई और दूसरा बना लीजिएगा आप, लेकिन आपको याद जरूर रखना है। माई डैड लव्स मीम्स, ठीक है? डैड है, डैडी नहीं है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलिए अब आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक सवाल देते हैं, और आजकल ना इस पे बहुत इस कॉन्सेप्ट पे आने लग गया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा ना वो होगा सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट पे। और सिटीजनशिप का कैसा कॉन्सेप्ट कि जो इमर्जिंग ट्रेंड है सिटीजनशिप में, जो थ्योरीज है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, और ट्रेडिशनल से हट के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है पॉलिटिकल कल्चर की तरह ही। तो मुझे लगा कि एक लेक्चर इस पे रखना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक थ्योरीज है उस पर बहुत सारा आइडिया आपको ऑलरेडी है, थोड़ा सा हटके जो है वो, अगर आपको लगता है कि सिटीजनशिप का ये जो टॉपिक है ये इतना रेलेवेंट नहीं है, कुछ दूसरा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक लग रहा है, या जिस पे आपके पास में कम सोर्स है या आपको उसको समझने में थोड़ा मुश्किल है, तो आप वो बताइए। मैं आप उस पर एक बना देता हूँ। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी जल्दी आने वाला है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन में नहीं था, उसके लिए लेक्चर दूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर आप लोगों के पास में इतना टाइम है, देखना चाहोगे यूजीसी नेट अभी जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है? तो हाँ, फ्लेक्स आपका आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो ये है कि विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल सिटीजनशिप, लचीली नागरिकता, लचीला नागरिकता, ये ठीक है, ट्रांसलेशन में ऐसा ही है। तो उसके साथ में कौन कौन सा थिंकर है, ये आपको आंसर बताना है। अगर ये आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपना जैसा आपको आइडिया लग कन्फ्यूज हो तब भी आप बताओ, कुछ ना कुछ आप आंसर आप इस पे दीजिएगा। तो और अगर इसका और डिटेल में आंसर और इसी तरह के और जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट को है वो एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा। और इसके अलावा मुझे कोई और इम्पोर्टेंट कुछ मटेरियल लगेगा तो उसी पे मैं शेयर करता रहूँगा। और फिर आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं जल्दी ही।